हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश सेलेक्टिव का सेशन नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। और अगर आप में से कोई सा स्टूडेंट है जो अभी तक 1 से लेकर 8 तक 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को सबसे पहले रोकें और रोकने के बाद आप लोग सबसे पहले 1 से लेकर 8 तक देखने की कोशिश करें। और बात रही ना आप लोगों का ये जो चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप लोगों का PYQ याद रखिएगा। जो आप लोगों का PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन, ये आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम जो हुई है ये आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी सारा चीज को मिलाने के बाद ये सेट आप लोगों को तैयार किया गया है, जो मैं आप लोगों को प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड करता हूं। बात रही सर कि हम लोगों का एग्जाम बहुत करीब है और एक एक लेक्चर अगर हम लोगों को मिलते रहेंगे तो हम लोग पास कैसे हो पाएंगे। आज मैं बात करूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर इंग्लिश सेलेक्टिव से रिलेटेड प्रतिदिन 2 क्लास होनी चाहिए तो एक बार आप लोग सारा स्टूडेंट मिलकर कमेंट करें कि सर हमारे पेपर बहुत नजदीक आए गए हैं, हम लोगों को एक दिन में डबल क्लास चाहिए। और ये जो क्लास है ना, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये याद रखिएगा, ये कोई आपका MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब दोनों को मिलाने के बाद ये पेपर तैयार किए गए हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का ट्रीज, क्या है पोएट्री सेक्शन का ट्रीज, जो बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। याद रखिएगा, मेनली इसमें याद नेचर के बारे में बताया गया। नेचर में बात रही सर, पहला सन सूरज, दूसरा क्लाउड बादल। यहाँ पे आप लोगों का बताया गया कि देखिए जब गर्मी की मौसम आती है, मौसम बताया गया सर, वेदर के बारे में बताया गया। आपका समर वेकेशन की जब सीजन आती है तो जब हम लोग पार्क पे जाते हैं, किसी गार्डन पे जाते हैं तो देखेंगे जब पूरे शांत रहती है, जब पूरे लू चलती होगी और हवाएं चलती होगी, पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो चू करके इंसेक्ट की आवाज आती है। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े की आवाज हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो फाइनली इस टॉपिक में इसी बेस पर आधारित है सारा क्वेश्चन। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देखिएगा, ट्रीज का जो राइटर है एमिली डिकिंसन। क्या हो जाएगा? एमिली डिकिंसन। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑथर से रिलेटेड। और हाँ, ऑथर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को ऑथर, जितना भी आप लोगों का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर जितना भी चैप्टर है उन सब का आप वो याद रखिएगा। ऑथर को आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसा होगा आपका ऑथर से रिलेटेड, जैसे आपको यहाँ पे इजीली से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पाते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, मतलब आपसे पूछा गया है कि ये पोयम है ना, पोयम, ये पोम जो है हम लोगों का, ये आपसे पूछा है इसका राइटर कौन है, इसका लेखक कौन है। तो बताएंगे सर इमेली डिकिंसन। क्या हो जाएगी? इमेली डिकिंसन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, इमेली डिकिंसन वाज ए पोएट। जो इमेली डिकिंसन थे ना, जो हम लोग ट्रीज स्टोरी का जो राइटर है, पोएट का जो राइटर है, याद रखिएगा वो किस प्रकार के पोएट थे। तो बताएंगे सर वो अमेरिकन प्रकार के थे। क्या थे सर? अमेरिकन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं चलने वाला है। हाउ मेनी पोएम ऑफ इमेली डिकिंसन इन ऑल वेर पब्लिश्ड पोस्ट हम्बली, मतलब आपसे पूछा गया हम्बल विजुअल में एमिली डिकिंसन की कुल कितनी कविताएं मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। कब? 1789। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इसमें बताया गया है एमिली डिकिंसन की कविताएं की विशेषता क्या है। जो एमिली डिकिंसन है इसकी कविताएं की विशेषता क्या है। तो देखिए पहला विशेषता है अपरंपरागत पूंजीकरण। क्या है? अपरंपरागत पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। उसके बाद है एक्सटेंसिव यूज ऑफ देसेस, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि देश का व्यापक उपयोग। उसके बाद दिया सर असामान्य कल्पना, अनयूजुअल इमेजरी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्री आर कंपेयर्ड टू, आपसे पूछा गया था ट्री, पेड़ों की तुलना किससे की जाती है। इस टॉपिक में ना पेड़ों की तुलना याद रखिएगा किससे की जाती है। सॉरी, जो ट्री है हम लोग का, इसकी कंपैरिजन याद रखिएगा किससे किए जाते हैं, ये हमसे पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे टेस्ला से किए जाते थे। किसे? टेस्ला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? 20 द। अच्छा, टेस्ला क्या है ना, पौधे का जो पेड़ होते हैं ना, पेड़, याद रखिएगा जो पेड़ है हम लोग का, पेड़ के छोटे छोटे पार्ट को ही हम लोग टेस्ला के रूप में जानते हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द फ्रेप्स द ट्रीज लाइक टेस्ला। ये टॉपिक का ना मेन मकसद है। ये
ये जो अभी हम आपको दिखाया पेड़ जैसे लटकन, वाक्यांश में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो बताएंगे से ये हो जाएगा हम लोग का स्मेल, क्या हो जाएगा स्माइलिन। ऑप्शन नंबर, इसको ना हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं, क्या उपमा, याद रखिए उपमा अलंकार के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है, स्मेल को, ठीक है। मेटाफोर, एलिट्रेशन, प्योरिफिकेशन, ये सब याद रखिएगा, ये अलंकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट ट्रीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिएचर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर मुझे 7 है, पूछे कवि के अनुसार वृक्ष प्राणियों के प्रतिनिधित्व है। क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार, पोएट के अकॉर्डिंग, कवि के अनुसार वृक्ष प्राणियों के प्रतिनिधित्व है, क्या है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो याद रखिएगा मिनिएचर, क्या हो जाएगा मिनिएचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द फ्रैप्स इनामेरोगिंग द आर ईयर। आपसे पूछा गया इनामेर, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये समझिएगा, इनामोरिंग द ईयर वाक्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किए गए हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो बताएंगे सर, ये हो जाएगा हम लोग का एलिगेशन, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिगेशन, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिगेशन। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कि द मीनिंग ऑफ एनामेरेगिंग, मतलब इसका मीनिंग क्या होती है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना इसके बारे में, इसका मीनिंग आपसे पूछे गए हैं कि क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगी अट्रैक्टिंग, क्या हो जाएगी अट्रैक्टिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। को आकर्षित करना मतलब अट्रैक्टिंग होता है, ए अट्रैक्टिंग। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट सन वुल ऑल एंट्रेबल। आपसे क्वेश्चन पूछा कवि के अनुसार बीच बीच में क्या चमकता है, तो कवि के अनुसार बीच बीच में ना जो सन था, सन इसमें मेनली जो बात किया गया था सन के बारे में, तो सन बीच बीच में चमकाते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हु लेट द ऑर्चर्ड ग्रो। आपसे पूछा गया कि बागानों को कौन बढ़ाने देता है, तो बताएंगे सर बागानों को कौन बढ़ाने देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन, क्या हो जाएगी सन, क्योंकि सन ही अगर नहीं रहेगी तो फिर आप जितना भी पानी दे लीजिए किसी भी पेड़ में वो नहीं बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि पानी के अलावा याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंस होता है कौन, तो बताएंगे सर सन, एक ट्री के लिए। अब घर पे देखिएगा ना, आप ट्री को नहीं उगा सकते, क्यों, क्योंकि घर पे होगा सनलाइट नहीं है, सनलाइट जहां पे नहीं होगी वहां पे हम लोग ट्री को उगा नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12, हु साइड्स केयरलेस ऑन द फेंस। आपसे पूछा गया है कि बाढ़ पर कौन लापरवाह बैठा है, जो बाढ़ है इसमें कौन लापरवाह से बैठा हुआ है, तो बताएंगे सर बर्ड्स, याद रखिएगा बर्ड्स हमेशा ना लापरवाह से बैठा हुआ रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास पंख है, डंक है, उस कारण से वो उड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हम लोग सर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज विंडिंग राउंड ए स्टोन, तो बताएंगे सर राइट आंसर होगा स्नेक, क्या हो जाएगी स्नेक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर, ब्राइट फ्लावर आर कंपेयर्ड, याद रखिएगा क्या हो जाएगी इन हंड्रेडेड फ्लैग्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जितना भी मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ना, एक बार ना आपको अच्छी तरह से समय है, अभी ज्यादा दिन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मान के चले अभी भी आपके पास 10 दिन समय है, आप लिख सकते हैं। आपका अगर आपके पास लिखने की क्षमता तो आप लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। हु इज वैन डे के, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये कौन है एक्चुअली, ठीक है, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हु इज वैन डे कैन रिफर्ड टू इन द पोयम, तो बताएंगे सर ये हो जाएगा फ्लेमिंग पेंटर, क्या हो जाएगी एक तरह का फ्लेमिंग पेंटर। अब आते हैं सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं सब्जेक्टिव का, सारा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। हु वाज मेंडाकी, व्हाई डज द पोएट मेंशन हिम इन द पोयम। क्वेश्चन कहता है, तो क्वेश्चन हम लोग का वेंडेकी कौन थे, कावित्री ने कविता में उनका उल्लेख क्यों किया है। जो पोएट है, पोएट हम लोगों का विल्सन, वो इनका उल्लेख क्यों किया है, किनका, तो बताएंगे सर इनका उल्लेख वेंडाकी का उल्लेख क्यों किया है, ठीक है, आपका रीजन बताना है। सर एंटोनी वेंडाकी वाज ए ग्रेट फ्लेसिन पेंटर ऑफ नेचर। समझिए क्या बोल रहा है, सर एंथोनी वेंडिका प्रकृति के महान फ्लेमिश चित्रकार थे, एक महान चित्रकार था, याद रखिए ग्रेट फ्लेमिश चित्रकार थे कौन, तो बताएंगे सर
याद रखिए वेंडक की। अगला है सर ही यूज्ड टू मेक पोर्ट्रेट ऑफ नेचर, और आगे कहता है कि कावित्री अपने प्रकृति चित्रों की सुंदरता की तुलना गर्मियों के सजीव प्रकृति दृश्य से करती है। आगे लिखा है द पोएट ऑफ कंपेयर्ड द ब्यूटी ऑफ हिज नेचर पोर्ट्रेट विथ दैट ऑफ लाइव नेचर स्कैनरी ऑफ ऑन समर डे। मतलब जो कवि है ना, कवि विल्सन, वो इसकी तुलना, इस पॉइंट में तुलना, ये जो तुलना किया गया है ना, ये सन से तुलना किया गया है। किसके बारे में? प्रकृति में सन की तुलना किया गया। समझिएगा कि यह प्रकृति के चित्र बनाते हैं। कवित्री मतलब पोएट्री अपने प्रकृति चित्रों की सुंदरता की तुलना गर्मी के दिनों के सजीव प्रकृति दृश्यों से करती है। आगे लिखता है सर क्या, समझिएगा, आगे लिखता है कि द पोएटेस प्रूव दैट द मेटोस्फीयर ऑफ वेंडकी वुड बी मीन इन कंपैरिजन टू द ग्लेशियस समर डेज स्कैनरी। आपसे पूछा गया क्या लिखा, कवित्री यह साबित करती है कि वेंडकी की उत्कृष्ट कृति गर्मी के शानदार दिनों के दृश्य की तुलना में तुच्छता होगी। ये हम लोग का सर क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, सारा क्वेश्चन को सही ढंग से कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएटेस से अबाउट द सन, मतलब कवित्री सूर्य के बारे में क्या कहती है। यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। कवि जो है, जो कवि है हम लोग विल्सन, वो इस कविता के माध्यम से सूर्य के बारे में क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द पोएटेस द सन इज लाइक ए नॉर्केच हु एक्ट अकॉर्डिंग द हिज विम्स। मतलब आपसे पूछा गया, क्या बताएगा कि कावित्री के अनुसार सूर्य एक राजा के समान है। सूर्य क्या है? एक राजा के समान है। आगे कहता है जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है और अपने इच्छा अनुसार काम करता है। मेरा मन करे तो मैं धूप दूं, मेरा मन ना करे तो मैं छांव कर दूं। किसका काम होता है? सूर्य का काम होता है। ही कम्स आउट ऑफ द क्लाउड एंड सेट इन द क्लाउड अकॉर्डिंग टू द हिज ऑन विल। आपसे बताएगा अगले क्या बताएगा कि वह बादल से बाहर आता है, वह बादलों से बाहर आता है और अपनी इच्छा के अनुसार बादलों में स्थापित हो जाता है। और बादलों से वो बाहर, बादलों को चीरते हुए फाड़ते हुए वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हमें धूप देती है और उनका जब मन करता है तो वह बादलों में जाकर वो छुप जाते हैं। आगे लिखा है कि ही गिव्स ब्लेसिंग टू फ्लोरा एंड फोना ऑन द अर्थ। आगे बताया गया है, समझिएगा, कि वह पृथ्वी पर वनस्पति और जीवों को आशीर्वाद देता है। वह पृथ्वी पर, याद रखिएगा, अर्थ पर सन, अर्थ पर जो है सन क्या करते हैं? वनस्पतियों और जीवों को आशीर्वाद देते हैं। द प्लांट एंड ह्यूमन लाइफ ग्रो एंड ग्रूम व्हेन द सन कंटिन्यूसली सोवर हिज ब्लेसिंग। आगे कहता है क्या कि जब सूर्य लगातार अपनी कृपया बरसाते हैं, मतलब प्राकृतिक नेचर को जब बरसाते हैं तो पौधे और मानव जीवन विकसित और संवरित होते हैं। मानव जीवन और जो प्रकृति के जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे होती है वो क्या करते हैं? खुशी से उछल जाते हैं जब धूप उनके पास आती है ठंडी की मौसम पे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला और एक क्वेश्चन इज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। अब ये पोयम का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत जरूरी है। समझते हैं। क्वेश्चन है कि कविता का केंद्रीय विचार लिखिए। कविता का केंद्रीय विचार क्या है, हम लोगों को यह पूछा गया है। एमिली डिकिंसन वाज ए ग्रेट नेचर पोएट। एमिली डिकिंसन इज ए ग्रेट नेचर पोएट। एमिली डिकिंसन एक महान प्राकृतिक कवि थे। जो एमिली डिकिंसन है ना, वो एक महान प्राकृतिक कवि थे। आगे लिखता है कि सी हैज प्रेजेंटेड नेचर इन विविड फॉर्म। और आगे कहता है क्या, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने प्रकृति को ज्वलंत रूप में प्रस्तुत किया है। इन द प्रेजेंट पोएम सी डिस्क्राइब ए समर मॉर्निंग एट इट बेस्ट। और कहता है कवि कि वर्तमान कविता में यह गर्मी की सुबह का सर्वोत्तम वर्णन करती है। मतलब गर्मी की जब मॉर्निंग होती है ना, जब आप गार्डन पे जाएंगे, गार्डन पे जाने के बाद शांत होगी, पेड़ पौधे हिलते डुलते होंगे, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े की आपको आवाज़ सुनाई देगी, कितना बेहतर लगेगा, ये कविता के माध्यम से बताया गया है। आगे कहता है कि इन द मॉर्निंग द ट्रीज आर स्विमिंग मतलब हिलना डुलना, विथ द ब्लोइंग ऑफ ब्रीज। आगे कहता है क्या, समझिएगा, सुबह के समय पेड़ हवा के झोंके, वह गर्मी सुबह के समय पेड़ हवा के झोंके से झूम रहे हैं। पेड़ हवा के झोंके से मॉर्निंग में क्या करते हैं? झूम रहे हैं। आगे लिखा है द स्मॉल क्रिएचर आर ब्रॉडिंग डिफरेंट साउंड विच सीन टू बी
डिफरेंट टन्स। मैंने अभी जो बताया कि अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग आवाज, कोई चू, कोई चाक, इस तरह से कोई आवाज निकालते अलग अलग। तो यहाँ पे कवि कहते हैं क्या कि छोटे छोटे जीव अलग अलग आवाजों निकाल रहे हैं। छोटे छोटे जीव है वह अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं। आगे लिखता है जो अलग अलग धुन लगती है, जो हमें अलग अलग धुन लगती है सुनने में, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसिंग स्वीट म्यूजिक विच इज मोर मेलोडियस देन द रिलीजन सॉन्ग्स। रेगुलेशन सॉन्ग्स आगे कहता है जो अलग अलग धुन लगती है वह मधुर संगीत का निर्माण कर रही है, और वह मधुर संगीत का निर्माण करती है जो धार्मिक गीतों से भी अधिक मधुर हमें लगती है, ठीक है। ये हमारा से यहाँ पहला पैराग्राफ। दूसरा, द सन सीम्स टू बी द मोनार्क ऑफ द स्काई as it appear and disappear at its own will form the cloud। आगे कहता है यह प्रतीक होता है कि सूर्य आकाश का राजा है। यह हमें प्रतीक होता है कि सूर्य आकाश का क्या है, राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से प्रकट होती है और वह अपनी इच्छा से निकलते हैं, उनकी इच्छा से वो घुस जाते हैं। It is so powerful that our card grow only when the sun rise regularly. Birds and animals are basking and enjoying the summer sun. Bright flowers are blooming from the buds and they are swinging on the stem and spreading sweet fragrance everywhere. The summer scenery can be compared with the portrait of बेनकैली। आपसे कहा गया है कि यह इतना शक्तिशाली है कि बगीचे तभी विकसित होती है जब वह बाहर निकलते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया ना कि सूर्य के बिना ट्री को हम लोग उगाना असंभव वाली बात है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया यह इतना शक्तिशाली है कि बगीचे तभी विकसित होती है जब सूर्य नियमित रूप से उगता है। पक्षियों जानवर गर्मी की धूप आनंद ले रहे हैं, चमकीले फूल खिल रहे हैं। यह हमारे टॉपिक था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं? याद रखिए, वेरी वेरी याद रखिए, क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आपको स्टडी करना, इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। इस टॉपिक के माध्यम से ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द, मेरे अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा सर, सेट नंबर 10। क्या डिस्कस करेंगे? सेट नंबर 10। तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग एक दिन में एक क्लास चाहते हैं या एक दिन में 2 क्लास, क्योंकि एक क्लास हमें जहां तक लगता है ना कि एक क्लास में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगी और आप लोग एग्जाम आ जाएगी। इसलिए 10 दिन 12 दिन जो भी बचा है, एक दिन में अगर 2-2 टॉपिक अभी पढ़ते हैं तो 20 टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग का लिटरेचर सेक्शन भी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें लग रहा है ना कि इंग्लिश इलेक्टिव के बच्चे काफी ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश इलेक्टिव थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लगता है हमें औरों सब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।